क्या कभी किसी ने सोचा था कि मसालों की एक साधारण सी खोज दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगी? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम ठीक इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक अकेली समुद्री यात्रा ने वैश्विक व्यापार और साम्राज्य के लिए सदियों लंबी लड़ाई को जन्म दिया। 15वीं सदी के अंत में शुरू हुई इस खोज ने भारत में यूरोपीय प्रवेश की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई। इस चर्चा में पुर्तगाली प्रभुत्व के उस अविश्वसनीय उदय और पतन को समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भारत की दौड़। दूसरा, व्यापार से विजय तक का सफर। तीसरा, साम्राज्य के निर्माता। चौथा, उनके सैन्य और प्रशासनिक नवाचार। और अंत में प्रतिद्वंदियों का उदय। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे शुरुआत करते हैं। पहला भाग है भारत की दौड़, अज्ञात की खोज। 15वीं सदी के अंत का वो दौर जब यूरोपीय शक्तियां आक्रामक रूप से पूर्व की ओर जाने वाले नए रास्तों की तलाश में जुटी थीं। अब जरा घटनाओं की इस तेज रफ्तार को देखिए। 1494 की टॉर्डेसिलस की संधि ने तो मानो दुनिया को ही 2 हिस्सों में बांट दिया था। अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींचकर गैर ईसाई दुनिया को पुर्तगाल और स्पेन के बीच बांट दिया गया। और बिल्कुल इसी संधि ने पुर्तगालियों के लिए भारत के जल क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। 1487 में बार्थोलोम्यू डियास की शुरुआती यात्रा के बाद आखिरकार मई 1498 में वास्को डे गामा एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के मार्गदर्शन में 11 महीने से भी कम समय में कालीकट पहुंच गए। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। दूसरा भाग, व्यापार से विजय तक, सत्ता का विस्तार। आइए देखते हैं कि कैसे एक सीधा साधा व्यापारिक मिशन एक हिंसक सैन्य अभियान में तब्दील हो गया। ये क्रमिक विकास सच में चौंकाने वाला है। शुरुआती मकसद पूरी तरह से व्यापार करना था। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल वापस लौटे तो उनके साथ जो माल था उसने यूरोपीय बाजार में इतना भारी मुनाफा कमाया कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन ये व्यापारिक संबंध जल्द ही बहुत आक्रामक हो गए। पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित तो की, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ हुए संघर्ष के बाद हालात बिगड़ गए। कैब्राल ने अरब व्यापारी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों नाविकों को मार डाला और कालीकट पर बमबारी कर दी। मतलब वाणिज्यिक लालच अब एक क्रूर सैन्य ताकत का रूप ले रहा था। अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा का बहाना बनाकर पुर्तगालियों ने बहुत तेजी से अपने केंद्रों की किलेबंदी शुरू कर दी। व्यापारिक चौकियां रातों रात सशस्त्र सैन्य केंद्रों में बदल गईं। 1503 में कोचीन, 1505 में कन्नानौर और फिर 1510 में सीधा गोवा पर कब्जा। ये अब केवल व्यापार नहीं रह गया था, बल्कि क्षेत्र पर कब्जा जमाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति बन चुकी थी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, साम्राज्य के निर्माता, एकाधिकार का निर्माण। इस विशाल साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ये समझने के लिए उन नेताओं को देखना होगा जिन्होंने इसकी आधारभूत रणनीतियों को जमीन पर उतारा। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 3 साल के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया गया था। उनका नजरिया एकदम स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना। इसी सिद्धांत को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। जब 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना ने पुर्तगालियों को हराया तो अल्मीडा ने 1509 में इन दोनों नौसेनाओं को पूरी तरह से कुचलकर अपना बदला लिया। यह साबित करता है कि यह केवल जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का युद्ध था। और फिर मंच पर आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क का प्रभाव बहुत गहरा और बहुआयामी था। उन्होंने न केवल 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना, बल्कि प्रतिबंधी जहाज़ों के लिए एक परमिट प्रणाली भी लागू कर दी, जिससे उनका एकाधिकार और भी मजबूत हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने जैसे अप्रत्याशित स्थानीय कदम भी उठाए और भारत में तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें भी पेश की। उनका प्रशासन, सैन्य शक्ति और स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास का एक अनूठा मिश्रण था। सत्ता का ये पूरा केंद्रीकरण 1530 में और भी पक्का हो गया, जब नीनो द कुन्हा ने राजधानी को कोचीन से हटाकर सीधे गोवा कर दिया। गोवा अब एक ऐसे साम्राज्य का निर्विवाद तंत्रिका केंद्र बन गया था जिसका पश्चिम में मुंबई से लेकर दमन और दीव तक और दक्षिण में मैंगलोर, कैलिकट और कोचीन जैसे समुद्री किलों की एक पूरी श्रृंखला पर कड़ा नियंत्रण था। चौथा भाग, सैन्य और प्रशासनिक नवाचार,
नियंत्रण की रूपरेखा। अब ये समझना जरूरी है कि उन्होंने इतने विशाल क्षेत्र को नियंत्रित कैसे किया। हजारों मील दूर से शासन चलाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रशासनिक और सैन्य नवाचारों की आवश्यकता थी। प्रशासनिक स्तर पर ये एक बेहद सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। सबसे ऊपर वाइसराय, फिर वेडोर दा फजेंडा और उसके बाद किलों के कप्तान। यूरोप से संचार में महीनों लग जाते थे और ठीक इसी वजह से इन कप्तानों के पास अपार शक्तियां आ जाती थीं। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि अक्सर इस दूरी और शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और लाभ के लिए किया जाता था, लेकिन फिर भी ये ढांचा यूरोप तक अपार धन पहुंचाने के लिए काफी प्रभावी ढंग से काम करता रहा। इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी में वेडडोर द फजेंडा की भूमिका किसी आर्थिक इंजन की तरह थी। पूर्वी व्यापार से आने वाली स्मारकीय संपत्ति, विशेषकर मसालों का बहुमूल्य कार्गो और पुर्तगाल जाने वाले बेड़ों का प्रबंधन सीधे इसी पद के हाथों में था। सरल शब्दों में कहें तो ये पद साम्राज्य की पूरी जीवन रेखा को नियंत्रित करता था। समुद्र पर वर्चस्व केवल कागजी नीतियों से नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक से भी आया था। पुर्तगाली जहाज उस समय के क्षेत्रीय जहाज़ों से बिल्कुल अलग थे। वे बहुस्तरीय थे और उन्हें इतना भारी बनाया गया था कि वे अटलांटिक के भयंकर तूफानों को आसानी से झेल सकें। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि वे अपने साथ भारी तोपें ले जा सकते थे। इसके अलावा उनके जहाज़ों के आगे और पीछे ऊंचे ढांचे या कैसल्ड प्राउ होते थे, जो किसी भी दुश्मन को जहाज पर चढ़ने से रोकने के लिए एक अभेद्य दीवार का काम करते थे। जमीन पर भी नवाचार बिल्कुल पीछे नहीं थे। 16वीं सदी के दशक में जब डचों का दबाव बढ़ने लगा तो पुर्तगालियों ने स्पेनिश मॉडल पर आधारित इन्फेंट्री ड्रिलिंग यानी पैदल सेना के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण की शुरुआत की। ये भारत में एक बहुत बड़ा सैन्य बदलाव था। ये रणनीति इतनी सफल रही कि बाद में इसे फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और यहाँ तक कि मराठा और सिख सेनाओं ने भी अपनाया। ये भविष्य की तमाम साम्राज्यवादी सेनाओं का एक नया और धारदार हथियार बन गया था। और अंत में 5वां भाग, प्रतिद्वंदियों का उदय, एकाधिकार का टूटना। सच तो ये है कि कोई भी एकाधिकार हमेशा के लिए नहीं टिकता। इन सभी नवाचारों के बावजूद पुर्तगाली प्रभुत्व को जल्द ही भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ से इतिहास की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों, जैसे जबरन धर्मांतरण, के कारण स्थानीय स्तर पर बहुत गहरा असंतोष पैदा हो गया था। और ठीक उसी समय प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों ने भी भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंच गए। 1612 आते आते पुर्तगालियों ने सूरत अंग्रेजों के हाथों खो दिया और 1663 तक डचों ने मालाबार तट के लगभग सभी पुर्तगाली किले जीत लिए। एक सदी लंबे एकाधिकार का यह बहुत ही तेज पतन था। पुर्तगालियों के पतन के बाद असली जंग अंग्रेजों और डचों के बीच शुरू हुई। 1667 में एक समझौता हुआ था, जहां डचों ने अपना ध्यान इंडोनेशिया के व्यापार पर केंद्रित कर लिया था, लेकिन भारत में उनका अंतिम अध्याय 1759 के हुगली के युद्ध के साथ लिखा गया। अंग्रेजों की इस भयंकर जवाबी कार्रवाई ने भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से कुचलकर रख दिया और अंग्रेजों के लिए पूरे उपमहाद्वीप पर अपना एक छत्र राज स्थापित करने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। 1961 ये केवल एक साल नहीं है, बल्कि एक अकल्पनीय समय सीमा है। अंग्रेज भले ही पूरे उपमहाद्वीप पर हावी हो गए हों, लेकिन ये सच में एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे, उन्होंने गोवा, दमन और दीव जैसी जगहों पर अपना नियंत्रण मजबूती से बनाए रखा। ये नियंत्रण तब तक बना रहा जब तक कि 1961 में भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में नहीं ले लिया। जैसे जैसे ये चर्चा अपने अंत की ओर बढ़ती है, ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक साधारण सी व्यापारिक यात्रा ने कैसे आधुनिक उपनिवेशवाद की इतनी स्थायी और विनाशकारी मशीनरी तैयार कर दी। वे सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, लेकिन अपने पीछे इतिहास, संघर्ष और वैश्विक बदलाव के ऐसे गहरे निशान छोड़ गए जिन्हें आज भी महसूस किया जा सकता है। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।